हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नीट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2021-22 के लिए शोध अभिवृत्ति यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर 4 को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंतर्गत 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे शोध अभिवृत्ति वाले यूनिट से, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक जो मैं क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा उन सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। और मैं जैसे कि बताता हूं कि वीडियो फास्ट लगे तो आपको करना क्या है, एक क्लिक करके वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना है, उसके बाद से अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि परिकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है। इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताने का प्रयास करना है कि कौन सी ऐसी शोध विधि है जो परिकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है। इन चारों में से पहला है प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध, बी ऑप्शन है हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध, और सी ऑप्शन है दृश्य घटना विज्ञान और वृत्तांत परक शोध, और डी ऑप्शन है विशिष्ट अध्ययन शोध। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या है, इसी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बताना है। और लगे कि अभी क्वेश्चन को समझने में आपको समय लगेगा तो वीडियो को पॉज करिएगा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, और उसके बाद से इत्मीनान से पढ़िए और सही आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध। शोध की कौन सी विधि जो है परिकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है, तो प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध जो है परिकल्पना और परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है। इसे आपको याद रखना है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया समुच्चय क्रियात्मक शोध चक्र का सही निरूपण यहां पर करता है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्रिया यानी कि ऐसा विकल्प है जो समुच्चय क्रियात्मक शोध चक्र का सही निरूपण करता है। पहला जो ऑप्शन है चिंतन, क्रियान्विति, योजना और अवलोकन, बी ऑप्शन है योजना, क्रियान्विति, अवलोकन और चिंतन, सी ऑप्शन है अवलोकन, योजना, चिंतन और क्रियान्विति, और डी ऑप्शन है क्रियान्विति, योजना, अवलोकन और चिंतन। तो सही आंसर क्या है आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर योजना, क्रियान्विति, अवलोकन और उसके बाद से चिंतन। तो ये जो समुच्चय है आपका क्रिया समुच्चय वो क्रियात्मक शोध चक्र का सही निरूपण करता है। यानी क्रियात्मक शोध जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्लानिंग यानी कि योजना बनाना पड़ेगा, उसके बाद से क्रियान्विति करना पड़ेगा, और उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, अवलोकन, फिर उसके बाद से चिंतन। तो ये आपका क्या है चक्र राइट है क्रियात्मक शोध के संदर्भ में, इसलिए ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशिष्टता है। इन चारों में से आपको क्या करना है, बताने का प्रयास करना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर विधेयात्मक पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार करता है, बी ऑप्शन है पूर्व विद्यमान श्रेणियों से समाहित व्यक्त करता है, और उसके बाद से यहाँ पर सी ऑप्शन है संख्यात्मक रूप में आंकड़ों का संग्रह करता है, और डी ऑप्शन है प्रदत्त विश्लेषण की अनुभविक विधि का उपयोग करता है। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है, गुणात्मक शोध की प्रमुख विशिष्टता क्या है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विधेयात्मक पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार करता है। ये आपको याद रखना है। देखिए एक बात और याद कर लीजिएगा यहाँ पर गुणात्मक शोध के अंतर्गत, तो देखिए गुणात्मक शोध का केंद्र बिंदु जो होता है यानी रिसर्च का, वो है विशिष्ट परिस्थितियां, और इसके साथ साथ संस्थाएं, समुदाय या मानव समूह जो है यहाँ पर इसके मुख्य बिंदु कह लीजिए या केंद्र बिंदु होते हैं गुणात्मक शोध के। इसे आपको याद रखना है, जो कि व्यक्तिगत अनुभवों पर ज्यादा बल देते हैं। यानी गुणात्मक शोध किस पर ज्यादातर जो है व्यक्तिगत अनुभवों पर बल देता है, इसे आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य इन चारों में से क्या होता है, आपको बताना है। पहला है विषय वस्तु का
व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण करना। बी ऑप्शन है लेखकों और उनके संबंधों के बारे में सूचना प्रदान करना। और सी ऑप्शन है शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता निरूपण। और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बहुकार्य आधारित परीक्षण करना। तो चारों में से सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता का निरूपण। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा उद्देश्य इन चारों में से क्या है। तो शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता का निरूपण, ये जो है शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य उद्देश्य यहाँ पर इन चारों में से है। तो आशा करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है। उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे, इन चारों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है शोध परिकल्पना को स्वीकार कर लेगा, बी ऑप्शन है शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा, और सी ऑप्शन है शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय नहीं लेगा, और डी ऑप्शन है शोध परिकल्पना में सुधार करेगा। तो चारों में से सही आंसर क्या है यही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा। एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे। तो इसके निहितार्थ जो होंगे शोध परिकल्पना को वह अस्वीकार कर लेगा। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। काफी छोटा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन कभी कभी एक आध क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्थितिक पत्रक है, इन चारों में से आपको बताना है कि स्थितिक पत्रक क्या है। पहला जो ऑप्शन है शैक्षिक आलेखों का संग्रह, और यहाँ पर बी ऑप्शन है समीक्षा आलेख प्रदान करना, और उसके बाद सी ऑप्शन है विस्तारित शोध का सारांश प्रदान करना, और डी ऑप्शन है मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्रण करना। तो आपको बताना है कि स्थितिक पत्रक जो है इन चारों विकल्पों में से क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्रण करना। ये जो है स्थितिक पत्रक यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वेस्ट अध्ययन यानी कि केस स्टडी क्या है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो है कि आनुवांशिकी तथा सूक्ष्म जैविकी में किए गए अध्ययन, बी ऑप्शन है विषय यानी कि सब्जेक्ट इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण, सी ऑप्शन है विद्यमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट, और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट शोध। तो आपको बताना है कि वेस्ट अध्ययन जिसको केस स्टडी भी बोला जाता है, इन चारों में से इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर विषय यानी कि सब्जेक्ट इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण ही वेस्ट अध्ययन या केस स्टडी कहलाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 8। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। परिकल्पना है, परिकल्पना क्या है, ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था। 2019 में यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट से परिकल्पना है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला है एक निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष, बी ऑप्शन है शोध पत्र का एक भाग, और सी ऑप्शन है आंकड़ों का मूल्यांकन करने की रणनीति, और डी ऑप्शन है व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन। चारों में से सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन होता है। क्या होता है, परिकल्पना क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आंकड़ों का तृतीयक स्रोत क्या है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला है फिल्में, होर्डिंग तथा पोस्टर, बी ऑप्शन है सरकार का राजपत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, सी ऑप्शन है प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी,
और डी ऑप्शन है नीति पत्रकों से संग्रहित आंकड़े। इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि आंकड़ों का तृतीयक स्रोत क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी को ही तृतीयक आंकड़ों का स्रोत कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। प्राथमिक आंकड़े के स्रोत में क्या आ जाएगा, जो डेटा आप डायरेक्ट जाकर कलेक्ट करते हैं, अगर किसी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं और पर्टिकुलर व्यक्ति से जा के उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं तो प्राथमिक आंकड़े के सोर्स हो गए। और द्वितीयक आंकड़े के सोर्स के अंतर्गत न्यूज़पेपर्स हैं, आप किसी आर्टिकल से कोई डेटा आपने ले लिया तो ये द्वितीयक आंकड़े के स्रोत हैं। अब जब आप प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये तृतीयक आंकड़ों के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूची से गुणात्मक शोध की विशेषताओं को पहचानिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि गुणात्मक शोध की यहाँ पर विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इन सभी ऑप्शन में से आपको उसको क्या करना है, फाइंड करना है। और नीचे यहाँ पर एक कूट दिया गया है, उस कूट के अकॉर्डिंग यानी कि ऑप्शन ए या बी, सी या डी सही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए पहली जो विशेषता यहाँ पर दी गई है गुणात्मक शोध के अंतर्गत प्रयोजन मूलक कथनों एवं शोध प्रश्नों का निर्माण करना। और दूसरा है यहाँ पर व्यापक तरीके से प्रयोजन मूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना। और यहाँ पे तीसरा जो है आपका व्यक्तियों के एक लघु समूह से राज्य आंकड़े एकत्र करने से शब्दों के आधार पर। और उसके बाद से यहाँ पर अगला है कि अंकीय आंकड़ों का संग्रहण तथा सांख्यिकीय विश्लेषण। और लास्ट में है कि पाठ्य विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। तो इन सभी विकल्पों में से आपको गुणात्मक शोध के विशेषताओं के बारे में बताना है, जो जो आपका सही हो सकता है गुणात्मक शोध की विशेषताओं के अंतर्गत। और उसके बाद नीचे दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दूसरा आपका सही हो जाएगा, इसके साथ साथ तीसरा और उसके बाद से लास्ट में जो आप 5वें नंबर पे ये सही हो जाएगा आपका गुणात्मक शोध की विशेषताओं के अंतर्गत। दूसरा दिया गया व्यापक तरीके से प्रयोजन मूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना, ये गुणात्मक शोध की विशेषता होती है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पे, देखिए ये आगे टाइप हो गया, शब्दों के आधार पे जो है आंकड़े एकत्र करना, ये आपका गुणात्मक शोध की जो है यहाँ पर विशेषता है। और इसके बाद से जो लास्ट में है आपका पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना, ये भी गुणात्मक शोध की विशेषता है। इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर में ए में जो है दूसरा, तीसरा और 5वां दिया है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। इन चारों में से आपको बताना है। पहला जो है सुविधा अनुसार प्रतिदर्श, बी ऑप्शन है कोटा प्रतिदर्श, सी ऑप्शन है निर्णय प्रति और उसके बाद डी ऑप्शन है स्तरबद्ध प्रतिदर्श। प्रतिदर्श का मतलब नमूना या सैंपल कह लीजिए, ठीक है। इसको शुद्ध हिंदी में प्रतिदर्श बोलते हैं, इंग्लिश में सैंपल बोलते हैं और इसके साथ ही साथ नमूना भी आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो सुविधा अनुसार प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श, निर्णय प्रति और स्तरबद्ध प्रतिदर्श, इन चारों में से आपको सही आंसर बताना कि कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर स्तरबद्ध प्रतिदर्श जो है आपका यहाँ पर संभाव्यता पर आधारित है। स्तरबद्ध प्रतिदर्श प्रणाली पूरी तरीके से संभाव्यता पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि असत्य कथन की पहचान करिए, यानी कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों को आपको इत्मीनान और अच्छे से पढ़ना है और सही जो कथन है उसी को जो है सही आंसर के रूप में आपको चुनना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है कि आगे और अन्वेषण किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से सीमित साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना की जाती है। बी यहाँ पर ऑप्शन है कि परिकल्पना सत्य की किसी मान्यता के बिना तर्क का आधार होती है। और सी ऑप्शन है परिकल्पना किसी घटना का प्रस्तावित स्पष्टीकरण है। और डी ऑप्शन है वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा कथन है जो आपका यहाँ पर असत्य है, वही बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि असत्य कथन की पहचान कीजिए।
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक परिकल्पना या हाइपोथेसिस आप करते हैं तो वो एक साइंटिफिक थ्योरी बन जाए या सिद्धांत बन जाए। तो ये आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में असत्य कथन है और इसे ही हमें फाइंड करना था, इसलिए ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है वह क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार आपको कराया है और ये एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन आपका 2012 में यानी कि जून 2012 का जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्त का लक्ष्य करता है यानी तात्कालिक समय में किसी घटना के संबंध में किया जाता है तो वो किस प्रकार का शोध होता है। इन चारों में से पहला है क्रियात्मक शोध, बी है अनुभविक शोध, सी ऑप्शन है प्रत्यात्मक शोध और डी ऑप्शन है मौलिक शोध। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक शोध। जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्त का लक्ष्य करता है वो क्रियात्मक शोध कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कार्योत्तर शोध का अर्थ क्या है। इन चारों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है घटना के बाद शोध किया जाता है, बी ऑप्शन है घटना के पूर्व शोध किया जाता है, सी ऑप्शन है घटना के घटने के साथ साथ शोध किया जाता है और डी ऑप्शन है घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शोध किया जाता है। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या है, कार्योत्तर शोध का अर्थ क्या है, इन चारों में से यही आपको बताना था। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए घटना के बाद शोध किया जाता है। कार्योत्तर शोध का अर्थ क्या है, घटना होने के बाद जो है शोध या रिसर्च किया जाता है। ये आपका कार्योत्तर शोध का इन चारों विकल्पों में से सही अर्थ है, इसे आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 9 वर्षीय बच्चे 7 साल या 7 वर्षीय बच्चों से ज़्यादा लंबे होते हैं। यह निम्नलिखित में से यहाँ पर किसके लिए एक उदाहरण है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। इन चारों में से क्वेश्चन में यही पूछा गया कि 9 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय बच्चों से ज़्यादा लंबे होते हैं। तो यह निम्नलिखित यानी कि इन चारों विकल्पों में से किसका एक उदाहरण है। पहला है ऊर्ध्वाधर अध्ययन का, बी ऑप्शन है प्रतिनिध्यात्मक यानी कि क्रॉस सेक्शनल अध्ययन का, और सी ऑप्शन है समय श्रेणी अध्ययन का, और डी ऑप्शन है प्रयोगात्मक अध्ययन का। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको जवाब बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रतिनिध्यात्मक यानी कि क्रॉस सेक्शनल अध्ययन का जो है यह उदाहरण है कि 9 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय बच्चों से ज़्यादा लंबे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मान ले कि आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकारी क्षमता की जांच करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाएंगे। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है क्षेत्र प्रतिचयन, बी ऑप्शन है बहुअवस्था प्रतिचयन, और सी ऑप्शन है अनुक्रमिक प्रतिचयन, और उसके बाद से डी ऑप्शन है नियंताश यानी कि कोटा प्रतिचयन। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि मान लें कि आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकारी क्षमता की जांच करना चाहते हैं तो इन चारों में से किस विकल्प का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जवाब दीजिए आप सभी। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्षेत्र प्रतिचयन। ठीक है, जो आपका रीजनल यहाँ पर कह लीजिए कि क्षेत्रीय आपका सैंपलिंग है उसे आप करेंगे यहाँ पर अगर राष्ट्रीय बैंक की कार्यकारी क्षमता की जांच करना चाहते हैं। तो क्षेत्र प्रतिचयन का आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का क्षेत्र प्रतिचयन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शोध को नैतिक नहीं समझा जाता है यदि वह इन चारों में से क्या हो। तो पहला जो ऑप्शन है आपका एक विशेष बात को सिद्ध यानी कि प्रमाणित करने की चेष्टा करता है, बी ऑप्शन है उत्तरदाता की गोपनीयता तथा अज्ञेयता सुनिश्चित नहीं करता है, और सी ऑप्शन है आंकड़े की वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करता है, और डी ऑप्शन है बहुत उच्च मानक का नहीं है। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि शोध को नैतिक नहीं समझा जाता है यदि वह इन चारों में से क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तरदाता की गोपनीयता तथा अज्ञेयता
सुनिश्चित नहीं करता है उसे जो है शोध यहाँ पर नैतिकता नहीं समझा जाता है। शोध को नैतिकता नहीं समझा जाता है यहाँ पर कि जब उत्तरदाता की गोपनीयता तथा आज्ञा सुनिश्चित नहीं करता है वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शोध किया जाता है, उसके संदर्भ में यहाँ पर 4 आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया है और नीचे एक आपका उपयुक्त यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। उपयुक्त में से कौन सा, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी। राइट आंसर क्या है इसी को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए शोध किया जाता है, पहला दिया गया यहाँ पर ऑप्शन नए ज्ञान के सृजन के लिए, दूसरा है सिद्धांत विकसित न करने के लिए, तीसरा है यहाँ पर शोध उपाधि प्राप्ति के लिए और चौथा है यहाँ पर विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए। तो अब आपको बताना है कि शोध किया जाता है किस लिए, और यहाँ पर नीचे एक कूट दिया गया, यानी एक से अधिक भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका, सबसे पहले हो जाएगा कि नए ज्ञान के सृजन के लिए आपका शोध होता है और इसके साथ ही साथ शोध उपाधि प्राप्ति के लिए भी, यानी कि जब आप रिसर्च करते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्टरेट की उपाधि भी जो है प्राप्त होती है और इसके साथ ही साथ विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए, यानी नए ज्ञान के सृजन के लिए तो रिसर्च किया जाता है, लेकिन जो पुराने ज्ञान है, पुराने तथ्य हैं, क्या वो सही है, प्रासंगिक है, उस पर भी आप रिसर्च करके उनको वेरीफाई करते हैं या पुनर् एक्सप्लेनेशन कहते हैं या पुनर्व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1, फिर उसके बाद से 3 और उसके बाद से आपका 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर, क्योंकि 1, 3, 4 इसमें दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान यानी कि अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता जाती है, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राथमिकता दी जाती हैं। ठीक है, अनुसंधान या अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है, किसको, इन चारों में से आपको बताना है। पहला है विश्वसनीयता को, बी ऑप्शन है प्रयोग को, सी है वस्तुनिष्ठता को और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो सही आंसर क्या है इसका जवाब दीजिए आप सभी। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अनुसंधान, अन्वेषण या रिसर्च जो भी कहिए आप, ठीक है, एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है विश्वसनीयता को, रिसर्च की क्वालिटी रहना बहुत जरूरी है, इसके साथ प्रयोग को, साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट है, और इसके साथ सी जो है वस्तुनिष्ठता को। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया करने का प्रथम चरण प्रारंभ कौन सा है। इन चारों में से आपको बताना है कि शोध प्रक्रिया करने का प्रथम चरण जो होता है उसमें सबसे पहले स्टेप में क्या या प्रारंभ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। इन चारों में से पहला है समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोत की खोज, यहाँ पे खोज होगा, टाइप में मिस्टेक है, ठीक है, खोज, या पहला जो ऑप्शन है समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज। फिर उसके बाद से बी जो आपका है कि संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, और सी ऑप्शन है समस्या की पहचान, और डी ऑप्शन है समस्या का समाधान ढूंढना। तो चारों में से राइट आंसर क्या है, इसी के जवाब आपको देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, समस्या की पहचान। शोध में सबसे पहले आपका जो स्टेप आता है वो आपका आता है कि समस्या की पहचान, यानी जिस आप समस्या पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसको आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसकी पहचान करना पड़ेगा। ये जो है आपका सबसे पहला स्टेप होता है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा। इन चारों में से आपको बताना है। पहला है कि आधारभूत शोध का, बी ऑप्शन है क्रियानिष्ठ शोध का, और सी ऑप्शन है व्यवहारिक शोध का, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक शोध। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तो इस स्थिति में वो व्यवहारिक शोध कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित चरों में से किसे परिमाणात्मक रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इन चारों में से आपको बताना है। पहला है सामाजिक आर्थिक स्तर,
बी ऑप्शन है वैवाहिक स्थिति, सी ऑप्शन है संख्यात्मक अभिक्षमता और डी ऑप्शन है पेशेवर अभिवृत्ति। तो चारों में से सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर पेशेवर अभिवृत्ति। इन चारों विकल्पों में से चरों में से किसे जो है परिमाणात्मक रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, तो पेशेवर अभिवृत्ति चरों को जो है यहाँ पर परिमाणात्मक रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सोशियोग्राम तकनीक का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला है व्यावसायिक रुचि के अध्ययन के लिए, बी ऑप्शन है पेशेवर क्षमता के अध्ययन के लिए, सी ऑप्शन है मानवीय संबंधों के अध्ययन के लिए और डी ऑप्शन है उपलब्धि प्रेरणा के अध्ययन के लिए। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मानवीय संबंधों के अध्ययन के लिए जो है सोशियोग्राम तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि दृश्य परपंच शास्त्र यानी कि फिनोमिनोलॉजी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ संबंधित है, यानी इन चारों में से किसके साथ संबंधित है आपका दृश्य परपंच शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी शब्द। देखिए पहला जो ऑप्शन है गुणात्मक शोध की और उसके बाद से प्रसरण के विश्लेषण की और सी ऑप्शन है सहसंबंध के अध्ययन की, उसके बाद से आपका डी ऑप्शन है संभाविता के प्रति चयन की। तो इन चारों विकल्पों में से किसके साथ जो है आपका दृश्य प्रपंच शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी शब्द प्रक्रिया जो है यहाँ पर संबंधित है, किस प्रक्रिया से। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर गुणात्मक शोध की प्रक्रिया से ये संबंधित है। किससे संबंधित है, गुणात्मक शोध की प्रक्रिया से आपका दृश्य प्रपंच शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी शब्द जो है संबंधित है गुणात्मक शोध की प्रक्रिया से, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया, उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा किसमें, इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है वर्णनात्मक सर्वेक्षण के रूप में, बी ऑप्शन है प्रयोगात्मक शोध के रूप में और सी ऑप्शन है वैयक्तिक अध्ययन के रूप में और डी ऑप्शन है नृजातीय वर्णन के रूप में। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर प्रयोगात्मक शोध के रूप में एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया तो उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा प्रयोगात्मक शोध के रूप में, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। और ये क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस वीडियो के अंतर्गत यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के अंतर्गत हम 25 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम प्रयास करें कि एग्जाम बहुत करीब है तो मैं सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करा रहा हूं। मैं ज़्यादातर मतलब क्वेश्चन के एक्सप्लेन आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे सर थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो लगभग आपकी 30 मिनट के आसपास होने वाली है, तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो 1 घंटे से ऊपर वीडियो 25 क्वेश्चन के चले जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं तो 4 से 5 लाइन आप एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस सेट आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत क्लोज आ चुका है, करीब में आ चुका है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लगभग सभी यूनिट से आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊं। तो यहाँ पर 2 यूनिट से मैंने 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड और यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड से। अब नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा, इसमें अगले जिस यूनिट से मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं वो है आपका कम्युनिकेशन वाला, यानी संप्रेषण वाले यूनिट से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराने का प्रयास करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है या फिर किसी और टॉपिक पे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक से वीडियो चाहिए, एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से बहुत सारा अप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिलता है, और इसके साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं
मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपको लाभ मिल रहा है तो दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। देखिए, बीच में मैं 2 दिन आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब कंटिन्यूअस आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब तक प्रेस नहीं करेंगे इस बटन को तब तक किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।